रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स या देसी घी, इसके आंसर से पहले मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन उससे भी पहले कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन करना जरूरी है। सबसे पहला रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स, जो कि सीड ऑयल्स भी कहलाते हैं और सीड्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। मैं इन्हें डिफाइन करूंगा एज हाईली ऑक्सीडाइज्ड या ऑक्सीडाइजेबल हीटेड एंड रिफाइंड ऑयल्स। और ये बात याद रहे कि ये ऑयल्स वो एग्जैक्ट फॉर्म के ऑयल्स नहीं हैं जो इन नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में, नेचुरल सीड्स में मौजूद होते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स, सेसमी सीड्स या वॉलनट्स वगैरह। और इसको अभी हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। सीड ऑयल्स को हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद हैं पूफाज और ओमेगा 6 लिनोलेइक एसिड। सीड ऑयल्स, पूफाज, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 एज लिनोलेइक एसिड, ये तीनों डिफरेंट हैं और इन्हें सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता, जो कि अक्सर हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स इन्हें सेम एक्सट्रीमिज्म के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं। अब पहले तीनों में आसान सा डिफरेंस देखते चलें। हमारे पास जितने भी टाइप्स के ऑयल्स होते हैं, यानी वो जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, और जितने भी टाइप्स के फैट्स होते हैं, यानी वो जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हैं, सबके अंदर में डिफरेंट परसेंटेजेस में फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड्स तीन तरह के होते हैं: सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जिसमें आते हैं मुफाज और पुफाज, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जिसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन टू कार्बन। पुफाज के अंदर एक से ज्यादा मौजूद होते हैं, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैट्स के अंदर में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर यही डबल बॉन्ड्स हैं उनके स्ट्रक्चर में, जो उन्हें उन पॉइंट्स ऑफ अनसैचुरेशन पर वल्नरेबल कर देते हैं टू ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन नुकसानदेह है और उससे डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर चेंज होके ऐसे मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी में। बट वेट एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग। हमने देखा कि पूफाज क्या है, मुफाज क्या है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या फर्क है। ये पूरी फैमिलीज हैं फैटी एसिड्स की, कि जिसमें हजारों फैटी एसिड्स आते हैं। उन्हीं फैटी एसिड्स के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी आते हैं पूफाज में, कि जिसमें से हम इसमें ओमेगा 6 को टच करेंगे, जो कि प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है एज लिनोलेइक एसिड। इसकी सोर्सेज में मेन होते हैं प्लांट सीड्स या नट्स, जैसे अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम। एनिमल सोर्सेज की फैट्स में बहुत कम क्वांटिटीज की मौजूद होती है। अब जो यहाँ पे शदीद पोलराइजेशन आती है वो इन तीनों टर्म्स के फॉल्स यूज करने की वजह से आती है, जो अभी हमने डिस्कस की। कौन सी? सीड ऑयल्स, पूफाज एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये तीनों टर्म्स कंपैरेटिवली तीन डिस्टिंक्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन हम ओवर जनरलाइज करके इनको कंसीडर कर रहे होते हैं एक ही टर्म के तौर पे, कि जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओमेगा 6 इटसेल्फ इज एन एंजल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, कि जिसके अंदर में हम वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं मेन क्वेरी को आंसर करने से पहले, कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स या देसी घी। जब ओमेगा 6 हमारी डाइट में ज्यादा होता है, अगेन प्रेजेंट इन हाई अमाउंट्स इन सीड ऑयल्स, तो यस, उससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और स्पेसिफिकली ओमेगा 6 to 3 इम्बैलेंस की वजह से, कि जिसमें ओमेगा 6 का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और 3 का बहुत कम। और यूजुअली भी हमारी डाइट में ओमेगा 6 का इंटेक बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू ओमेगा 3, क्योंकि हमारा मछलियों का इंटेक बिल्कुल ना होने के बराबर है, जो कि एक रिच सोर्स है ओमेगा 3 की। और सोने पर सुहागा कि हम बाहर की तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, जो कि अगेन इसी तरह के रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स के अंदर तली जाती हैं। नाउ एज अ साइड नोट, अगर आपको ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स कंज्यूम करनी है तो किसी अच्छी महंगी ब्रांड की कंज्यूम करें। अगर आप उसमें सस्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उन कैप्सूल्स के अंदर में जो ऑयल आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज तो नहीं है, तो इसकी श्योरिटी नहीं होती। अगर वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ ऑलरेडी तो वो फिर फायदे के बजाय आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। साइड नोट खत्म, वीडियो अगेन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत तवज्जो से ये बात सुननी है। डाइट के थ्रू इनटेक ओमेगा 6 का और ओमेगा 3 का आपकी बॉडी में जाने के बाद डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है आपके ब्लड या मेम्ब्रेन के ओमेगा 6 to 3 लेवल्स के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपका ओमेगा 6 का इंटेक है 5 पार्ट्स और वहीं डाइटरी इंटेक ओमेगा 3 का है 1 पार्ट, तो बहुत कम चांस है कि आपकी बॉडी में ब्लड या मेम्ब्रेन्स के अंदर इनका ऐसा डाइटरी रेशो पाया जाएगा, यानी 5:1, क्योंकि बॉडी के अंदर इस रेशो का पता हमें अपनी डाइट से सिर्फ पार्शियली चल रहा होता है, और साथ ही साथ बहुत से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसकी क्वांटिटी की डिटर्मिनेशन को बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो एक्चुअल तरीका है कि हम इसको डाइट से 100% अंदाजा लगाने के बजाय ब्लड टेस्ट करवा लें। अगरचे कि अभी हमने बात की कि ब्लड या मेम्ब्रेन लेवल से भी एक्चुअल रेशो पता नहीं चल पाता, तो बेटर ये रहता है कि आप अपने फैट टिश्यूज की बायोप्सी करवा लें। लेकिन बहुत से फैक्टर्स की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये करवाना बहुत मुश्किल होता है और वो नहीं करवा
पाते तो ब्लड टेस्ट भी ठीक रहेगा, एटलीस्ट आपको एक स्नैपशॉट मिल जाएगा। स्नैपशॉट मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रिजल्ट जब आपने अपना टेस्ट करवाया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, होल फूड्स आर द विनर्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बी ग्रेटफुल टू द नेचर। जितनी भी नेचुरल सोर्सेज हैं ओमेगा 6 की, जैसे सेसमी सीड्स यानी तिल या वॉलनट्स अखरोट वगैरह, दे आर ऑल्सो रिच इन सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि इन फ्रेजाइल फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। जैसे तिल के अंदर मौजूद होते हैं लिग्निन्स और अखरोट के अंदर मौजूद होते हैं एलोगिटेनिन्स, कि जिस पर मेरी अलग से 2.5-3 मिनट की वीडियो है डिटेल में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी वीडियो के शुरू में मैंने सीड ऑयल्स को डिस्कस करते हुए कहा था कि यही ऑयल जो रिफाइनिंग के बाद आ रहा है फॉर कुकिंग, ये डिफरेंट है अपनी एक्चुअल ओरिजिन से, अपने एक्चुअल सीड से या नट से, कि जहाँ से इसको निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्योंकि अगेन इन नेचुरल सोर्सेज के अंदर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनोल्स मौजूद हैं जो इसके पोटेंशियल, आई सेड पोटेंशियल, नेगेटिव इंपैक्ट्स को हेल्थ पर मिटिगेट या एटेनुएट कर सकते हैं। लेकिन वहीं जब इन ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें वो पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं आ पाते। और इस प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के पूरे होल प्रोसेस पर मेरी अलग वीडियो है कि जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग हो रही होती है, कितना ज्यादा इनको इसी प्रोसेस के दौरान में हीट किया जा रहा होता है कि जिसकी वजह से ये उस प्रोसेस के दौरान ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो आप खाना पकाने में इनको ज्यादा हीट पर ऑक्सीडाइज बाद में करेंगे। ये हो सकता है कि जब आपके पास आ रहे हो मार्केट से ये तभी ऑक्सीडाइज्ड हो, और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें उस प्रोसेसिंग के प्रोसेस के बाद डाले जाते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैव सर्टेन लिमिटेशंस। अगरचे के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च हैं, लेकिन वो हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक, और इनसे हम प्रॉपर्ली असेस नहीं कर सकते सीड ऑयल्स के पोटेंशियल हार्म्स को, जो कि ओमेगा 6 to 3 इम्बैलेंस की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के थ्रू होते हैं। क्योंकि बॉडी में इसके इम्पैक्ट्स को प्रॉपर्ली जाहिर होने में इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स महीनों क्या सालों लग जाते हैं, 15-20 साल 25 साल। तो इन शॉर्ट टर्म आरसीटीज में आने वाले सीड ऑयल्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैन बी मिसलीडिंग। तो अगर हम इन शॉर्ट टर्म आरसीटीज को, जैसे अगर हम कहें कि सीड ऑयल्स जो रिच हैं ओमेगा 6 के अंदर, उसका कंपैरिजन अगर हम करें किसी सैचुरेटेड फैट की सोर्स से, मिसाल के तौर पर बटर, तो इस कंपैरिजन को अगर हम एनालाइज करें थ्रू शॉर्ट टर्म रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, तो एक नेगेटिव फाइंडिंग, मतलब कि सीड ऑयल्स के कंजम्पशन से ऐसे पोटेंशियल हार्म्स नहीं आ रहे बॉडी में, तो दिस नेगेटिव फाइंडिंग कैन पोज अ फॉल्स नेगेटिव। अगर हम सिर्फ सोली आरसीटीज को ही असेस करें, फॉल्स नेगेटिव का मतलब होता है कि जब एक बंदा किसी ट्रू फैक्ट को फॉल्स कहे, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कहता है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, जबकि दूसरा बंदा है जो कहता है कि नहीं होता, और डिस्प्यूट करे कि भाई कोई प्रूवन लिंक इसका मौजूद नहीं है हमारे पास बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है फॉल्स नेगेटिव समझाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं कि लिंक नहीं है। अगेन बैक टू द टॉपिक, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आउट करना जरूरी है कि इस तरह के क्लेम्स के जैसे सीड ऑयल्स वर्सेस बटर को असेस करने में हमको जाना पड़ेगा नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स की तरफ भी, टू सी द पोटेंशियल हार्म्स ऑफ सीड ऑयल्स इन द लॉन्ग टर्म। तो सिर्फ ये कह देना कि show me the RCTs is not quite intellectual. Now let me summarize my perspective. Based on point 1 और 2 discussed, seed oils harmful बिल्कुल हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन साथ ही ये क्लेम करना अनइंटेलेक्चुअल है कि सीड ऑयल्स, रिफाइंड कुकिंग ऑयल्स सिरे से ही जहर हैं, या इनके कंजम्पशन की वजह से ही सारा ये ओबेसिटी एपिडेमिक आ रहा है, या बाज इन्फ्लुएंसर्स नेचुरल सोर्सेस को भी ओमेगा 6 की डीमोनाइज कर रहे होते हैं, जैसे सीड्स और नट्स। तो ये भी एक फजूल बात है और इसके रीजंस मैंने डिस्कस किए हैं। अब बाहर के खाने जैसे रेस्टोरेंट्स के या शादियों वगैरह के खाने, वो अक्सर इन्हीं सस्ते सीड ऑयल्स या वनस्पति घी के अंदर बनाए जा रहे होते हैं, जो अनहेल्दी होते हैं टोटली, क्योंकि वो बार बार उसी तेल को यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, बार बार उसी को रिसाइकिल कर रहे हैं, डिस्कार्ड नहीं करते एक बार की कुकिंग के बाद। तो इस केस में यू कैन ऑप्ट फॉर ऐसे रेस्टोरेंट्स जो देसी घी यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग में, और शादी वगैरह के खानों में ऐसे ऑप्शंस पर स्विच कर सकते हैं जो वहाँ पर कम ऑयल में बनाए गए हों, जैसे मीठा हो गया, टिक्का सीख कबाब वगैरह हो गया। अब मैं खुद क्या करता हूँ पर्सनली, आई ट्राई माई बेस्ट टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज रिफाइंड सीड ऑयल्स, और कुकिंग में आई यूज देसी घी जो हाई हीट पर भी स्टेबल है अनलाइक दीज ऑयल्स। रिसेंटली मैंने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल डिस्कस किया है कि जिसके अंदर बताया गया कि सैचुरेटेड फैट्स यानी यही देसी घी मेटाबॉलिकली ज्यादा नुकसानदेह है कंपेयर टू अदर ऑयल्स और इवन सिंपल शुगर्स भी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।